सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो 90 से 100 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार गुट 75 से 80 सीटों पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र में हौसले बुलंद है, क्योंकि एक बड़ी जीत यहां पर इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र के अंदर मिली थी। करीब 30 सीटों पर जो जीत है वो दर्ज की गई थी, तो जिसके चलते अब काफी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और तीनों ही जो इस गठबंधन की पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर वो आश्वस्त है कि आने वाले जो इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर होने हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि सीएम पद को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वो पोस्ट इलेक्शंस की बात की जाएगी, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। हालांकि ये पहले भी तय हुआ था कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो उद्धव ठाकरे ही उसके सरकार के मुखिया होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस जिस तरह से मजबूती से पूरे देश में और खासतौर पर महाराष्ट्र में उभरी है, तो आने वाले समीकरण किस तरफ इशारा करेंगे। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर खेला अभी से शुरू हो चुका है और सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को छुपाने का जो सिलसिला है वो जारी है। पार्टियां अपने विधायकों को अलग अलग होटल में शिफ्ट कर रही हैं। इस समय हम मुंबई के ललित होटल के बाहर मौजूद है और इसी होटल में अजीत पवार वाली एनसीपी गुट के जो विधायक है वो यहीं पर मौजूद है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर कल मतदान होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से मीटिंग कर रही हैं और अपने अपने विधायकों को छुपाने का काम कर रही है। कल एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से अभी से रणनीति बनाई जा रही है, एमएलसी के लिए 11 सीटें हैं और 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और एक सीट को लेकर जो पेच है वो फंसा हुआ है। ऐसे में विधायकों की तोड़फोड़ ना हो, इसी वजह से जगह जगह अपने विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। कल जब एमएलसी चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद विधायकों को होटल से बाहर निकाला जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि मतदान के बाद कल क्या कुछ तस्वीर सामने आता है और किस पार्टी की जीत होती है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। झारखंड में विधानसभा चुनाव के आसार समय से पहले ही होने के आसार नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की 6 सदस्यीय टीम बीते 2 दिनों से लगातार झारखंड के दौरे पर है। पतरातू के रिसोर्ट में बैठक हो रही है और सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों से चुनाव आयोग की टीम रिपोर्ट ले रही है कि आखिर अगर सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में चुनाव होता है तो राज्य चुनाव के लिए कितना तैयार है। सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी लगातार कल रात से ही अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। बैठक का एक दौर जो है वो कल देर रात तक संपन्न हुआ है, जबकि दूसरा दौर जो है वो आज सुबह से ही देर रात तक चलने वाला है। बैठक में चुनाव आयोग के पदाधिकारी मुख्य रूप से ये जानना चाह रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है वो सुचारू ढंग से कब तक संपन्न हो जाएगा और अगर संपन्न हो जाएगा तो क्या राज्य चुनाव की हालत में सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में जाने की स्थिति में है, क्योंकि राज्य में दिसंबर माह तक चुनाव संपन्न कराने की बात हो रही थी। ऐसे में समय से पहले ही चुनाव की बात जो है उसने राजनीतिक दलों के कान भी खड़े कर दिए हैं। अब देखना है कि राजनीतिक दल अपने को कितना तैयार इसके लिए पाते हैं, क्योंकि सभी दल ये तो दावा कर रहे हैं कि हम समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी अपने ढंग से लगातार तैयारी कर रही है, तो हेमंत सोरेन ने जेल से निकलने के बाद चुनौती भरे लहजे में कहा है कि समय से पूर्व चुनाव कराना है तो करा लें, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में एक इंजीनियर के समक्ष दंडवत होकर झुका क्या, तमाम राजनीतिक दलों ने हमले तेज कर दिए। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं और प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा कि आज़ादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री ये अंदाज में नहीं झुके। ये साफ करता है कि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। लगातार वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जनता हंस रही है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि अगले 4-5-6 महीने देखिए इसी अंदाज में मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे और जनता सब कुछ समझते हुए उन्हें पद से हटा देगी। यानी कुल मिला के नीतीश कुमार पर हमला करते हुए पीके ने साफ तौर पे संकेत दिया कि जिस अंदाज में उनके सिपह सालारों के द्वारा बयान दिए जाते हैं और उनकी प्रशंसा की जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। उन्होंने एक कहानी का हवाला देते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। जरा प्रशांत किशोर के जुबानी सुनिए कि वो कहानी के जरिए नीतीश कुमार पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला, तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। कुल मिला के प्रशांत किशोर ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। यदि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इसके विकल्प के रूप में जन सुराज है, जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहे हैं और जो जनता के हित में काम करना चाहते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। दिल्ली में शराब घोटाले का दंश झेल रही आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को अवैध शराब की बिक्री के मामले में घेरने का ऐलान किया है। भरूच जिले के डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने कल 35 वीडियो क्लिप जारी कर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात पुलिस की निगरानी में गुजरात में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और यह अवैध शराब की बिक्री से जो हफ्ता वसूली हो रही है उस हफ्ता वसूली का पैसा राज्य के पुलिस मुख्यालय और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पहुंचाया जा रहा है। बड़ी मात्रा में राज्य में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। चेतर वसावा ने करीब 35 वीडियो जारी किए और कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में इस प्रकार के वीडियो लेकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में खुला चैलेंज देगी। भारतीय जनता पार्टी को अवैध शराब की बिक्री में घेरने का ऐलान किया है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं को लेकर मोहन यादव सरकार अब एक्शन में आ गई है। मोहन यादव अब संभागवार विधायकों के साथ विकास योजनाओं को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई। इस बैठक में विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास को लेकर रोड मैप मांगा गया। इस विकास योजनाओं में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित जो विकास कार्य होने हैं उसका एक रोड मैप मांगा गया है। इन विधायकों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि वो अपने साथ तमाम सारी विकास योजनाओं का पूरा खाका लेकर आएँ और उन पर आज चर्चा हुई है। तमाम सारी चर्चाओं के बीच मोहन यादव सरकार चाहती है कि प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रोजगार भी दिया जाए। रोजगार को लेकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इसको लेकर इन्वेस्टर मीट भी होनी है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इन्वेस्टर मीट होनी है जिसमें रोजगार के साधन मध्य प्रदेश में बढ़ाने पर मोहन यादव सरकार का फोकस रहेगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि वह इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए खुद को
अलग कर रहे हैं। अब मामला सीजीआई के पास भेजा गया है। सीजीआई अब चयन करेंगे कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में संजय कुमार के जगह पर अब किसको रखा जाए, जिसके बाद इस मामले में 15 जुलाई के बाद सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है और कहा है कि वह 16 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं, लिहाजा उनके मामले में सुनवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि एजेंसी 3 जुलाई तक अपने आरोप पत्र दाखिल कर दे। उसके बाद से मनीष सिसोदिया जमानत की गुहार लगा सकते हैं, जिसके बाद यह जमानत की गुहार लगाई गई है। यह जमानत की गुहार स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर लगाई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी दोनों मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और सीबीआई और ईडी दोनों का मानना है कि मनीष सिसोदिया मुख्य भूमिका में थे और जो नीति बनाई गई थी उसका भी ये हिस्सा रहे थे। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कोर्ट के पिछले टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट ने तमाम सवाल उठाए हैं और अब तक ईडी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है कि मनी ट्रेल हुई है तो कैसे हुई है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और पार्टी को आरोपी बनाना सरासर गलत है। दरअसल ये भाजपा के इशारे पर हो रहा है। आज ये सारे आरोप संदीप पाठक ने लगाए, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि अब 7-8 महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में भाजपा वह सब कुछ कर रही है जिससे वो सत्ता पा सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा के हाल बहुत बुरे होंगे, विधानसभा चुनाव में फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। नीट यूजी 2024 धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से दायर हलफनामे की कॉपी अभी तक उन्हें नहीं मिली है, लिहाजा कॉपी देने का आदेश दिया जाए ताकि उस कॉपी का अध्ययन करने के बाद वो अपनी दलीलों को रख सकें। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि हलफनामे की कॉपी याचिकाकर्ताओं के वकीलों को मुहैया कराया जाए, जिसके बाद अब याचिकाकर्ताओं के वकील एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। एनटीए और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर दोबारा परीक्षा कराने का विरोध किया है। एनटीए ने कहा है कि पूरे देश भर में यह धांधली नहीं हुई है, कुछ जगहों पर धांधली हुई है क्योंकि मद्रास आईआईटी से डेटा एनालिसिस कराया गया था, जिसमें यह निकल करके बातें सामने आई है। एनटीए ने यह भी कहा है कि जो टेलीग्राम वीडियो की बात कही जा रही है वह फर्जी निकली है और जो लोग थे उसमें शामिल वो भी फर्जी लोग थे, अलग नाम से वह बनाया गया था। इसलिए यह संकेत नहीं मिलता है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से भी इसका विरोध किया गया और कहा गया है कि दोबारा परीक्षा कराने से लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, लिहाजा दोबारा एग्जाम कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट न दे। सीबीआई ने सिल्वर लिफाफे में अपना जवाब दाखिल किया है। अब देखना होगा 18 जुलाई को इस मामले में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। एक वृक्ष मां के नाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और ये अभियान देश से लेकर प्रदेश सहित मंडल स्तर तक इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बात करें तो इस अभियान की सराहना लोगों के द्वारा की जा रही है और आम जन बढ़ चढ़कर इस अभियान में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। आज ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के द्वारा ग्वालियर के गोपालचल पर्वत पर पहुंचकर वृक्ष लगाकर एक माँ के नाम एक वृक्ष की शुरुआत की है और उन्होंने कहा है, मैं प्रधानमंत्री जी का इस अभियान के लिए बहुत ही सराहना और उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि हमें पर्यावरण सहेजना होगा, क्योंकि पर्यावरण नहीं सहेजेंगे तो हम लोग को तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे में पर्यावरण अगर सही रहेगा तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी
और पर्यावरण ठीक रहने से कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है वो संतुलित बना रहता है। ऐसे में इस अभियान के तहत आज ग्वालियर के गोपांचल पर्वत पर भी वृक्ष लगाकर शुरुआत की गई है और इस अभियान में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। 1.5 घंटे के झमाझम बारिश के बाद पटना वासियों को गर्मी से राहत मिली है। कई दिनों से यूँ कहें कि 2-3 दिन से बारिश नहीं होने की वजह से पटना में लोग परेशान थे, उमस भरी गर्मी से परेशान थे। कभी धूप कभी बादल की स्थिति बन रही थी, जिसके वजह से उमस भरी गर्मी पटना में हो रही थी और लोग परेशान थे। उससे निजात आज मिल गई है बारिश के वजह से। लेकिन अगर बात करें कि 1.5-2 घंटे के बारिश के बाद अगर कई इलाके जो हैं पटना में वो जो है वहाँ पे जो है जल जमाव की स्थिति बन जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। आने जाने में लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं। जो बच्चे होते हैं स्कूल से आते जाते हैं उनको घुटने भर पानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाया है, जिसको गठित किया है, जिसको लेकर के कि अगर किसी भी इलाके में पानी जमा होता है, जल जमाव की स्थिति बनती है, तो वहाँ पर टीम जाएगी और वो जो समस्याएँ उसको दूर करेगी। लेकिन अब बात ये है कि वो कितना सफल होता है, कितना जो टीम गठित किया गया वो सक्सेसफुल होता है, ये तो समय बताएगा और कितना काम करती है वो टीम। लेकिन अभी जो है पटना वासियों को गर्मी से निजात मिली है, बड़ी बात है पटना वासियों के लिए। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। महाकुंभ के मद्देनजर तीर्थराज प्रयागराज में योगी सरकार लगातार विकास कार्य तेजी से कर रही है और ताज़ा नमूना हम कह सकते हैं कि ये चंदलोक डाट के पुल के पास देख सकते हैं, जहां पर सड़कों का न सिर्फ निर्माण किया जाएगा बल्कि ये जो डाट का पुल रेलवे का आप देख रहे हैं उसका नवीनीकरण किया जाएगा, क्योंकि ये बेहद पुराना है और जर्जर हालत में है, कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यही वजह है कि उत्तर मध्य रेलवे ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है और 15 जुलाई से यहाँ पर जो अभी आप आवागमन देख रहे हैं, ट्रैफिक देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ठप हो जाएगा। 3 महीने तक ये ठप रहेगा। ऐसे में आने वाले समय में जो त्यौहार हैं उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये रास्ता हम आपको बताएं कि संगम मार्ग की तरफ आगे जाकर मिलता है। रामबाग, बहराना, अलोपी बाग, इन तमाम रास्तों से गुजरते हुए सीधे संगम की तरफ ये रास्ता जाता है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले जो हज़ारों की संख्या में लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। ना सिर्फ प्रयागराज वालों को दिक्कतें होंगी बल्कि जो यहाँ पर आसपास व्यापारी हैं वो भी खासे परेशान हैं, क्योंकि 3 महीने तक अगर इनकी दुकानें पूरी तरह से ठप रहेंगी, बंद रहेंगी, तो आखिर इनका जो गुजारा है वो कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन योगी सरकार उन तमाम रास्तों का चौड़ीकरण कर रही है जहाँ जो बुरी तरह से जर्जर हालत में, साथ ही साथ अब रेलवे ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। लखीमपुर खीरी में इन दिनों मूसलाधार बारिश के चलते जो शारदा नदी है वो इस वक्त तूफान पर है, कह सकते हैं विकराल रूप ले चुकी है अपना, जिसके चलते लखीमपुर ज़िले में आने वाले तमाम गांव जो हैं बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जो अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की फसलें तक का नष्ट हो गए और उनके जो आशियाने थे वो तक नष्ट हुए जा रहे हैं और वो आशियाना अपना छोड़ करके बाहर सड़कों पर अपना खुले आसमान में अपना जीवन का गुजारा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अगर हम बात करें पलिया शहर की तो पलिया और भीरा मार्ग पर इस वक्त जो रेल की पटरी थी उसको भी शारदा नदी के बहाव ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहाँ पर पुलिस ने मौके पर पहुँच करके उस रोड को बंद कर दिया है। वहाँ पर लगातार प्रशासन भी लगा हुआ है जिससे कोई भी घटना ना हो सके और लगातार पलिया तहसील क्षेत्र में बाढ़ का पानी शहरों तक घुस गया है, जिसके चलते जब बाढ़ का पानी खेतों में पहुंच रहा है तो उससे फसलों का भी नुकसान हो रहा है लोगों को, किसानों को, जिसके चलते अगर हम बाज़ारों में पहुंचते हैं तो बाज़ारों में भी सब्जी कम लगी है और अगर जो भी सब्जी लगी है उन सब्जियों के दरों में भी इस वक्त बढ़ोतरी है, क्योंकि फसलें भी बाढ़ से प्रभावित होकर के नष्ट हो जाती हैं और लोगों के आशियाने तो नष्ट ही हैं। लेकिन इन दिनों लखीमपुर ज़िले में शारदा नदी उफान पर होने के चलते लगातार बाढ़ का
खतरा मंडरा रहा है और तमाम जो गांव हैं उनका भी कटान हो गया। और हाल ही में खमरिया में उन बांध टूटने से शारदा नदी का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ते हुए गांव की ओर पहुंच गया है और लोगों को ये खतरा भी डरा रहा है कि जल्द ही गांव भी उस शारदा नदी के बहाव के बाढ़ के पानी से कट सकता है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। दिल्ली के बवाना के जेजे कॉलोनी में आज मुंडक नहर का पानी पूरी तरह भर चुका है। 10 दिन पहले स्थानीय लोगों ने बांध में लीकेज की शिकायत नहर विभाग से की थी, पर नहर विभाग ने गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया, जिसका परिणाम है कि आज हजारों लोग पानी के डूबे हुए हैं। उनके घर, उनके बिस्तर, उनके खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं पूरी तरह से डूब चुकी हैं और लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। देखना होगा कि सरकार इन्हें कब तक राहत पहुंचाती है। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। हम इस समय दिल्ली के बवाना के जेजे कॉलोनी में हैं। कल रात 12 बजे इस पूरी कॉलोनी में हजारों घरों में पानी भर गया। हम कैमरामैन से कहेंगे वो आज दिखाए कि किस तरह लोग अपने घरों में बाहर बैठे हुए हैं। घरों में पानी घुस गया है, सारे कपड़े, बिस्तर, बर्तन, अनाज सब पानी ने गीला कर दिया है, सब खत्म कर दिया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम बात करेंगे कि कैसे हुई ये घटना, क्या हुआ कि 12 बजे रात में कैसे पानी आया। ऐसा है, यहाँ पे 27 तारीख को थोड़ा पानी रिस रहा था नहर से, तो हमारे कोषाध्यक्ष ने जा करके डीडीओ को सूचना दी कि भाई यहाँ पानी रिस रहा है, इसका अभी व्यवस्था करा दो ना, एक दिन भयंकर बाढ़ आ जाएगी। 27 तारीख की बात है जून की। आज 11-12 जुलाई है। इन 12-15 दिनों में इन्होंने कुछ नहीं किया। रात को अचानक 12 बजे के करीबन वो जो है चौड़ा हो गया सुराख पानी से, क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा जान होती है। यहाँ पे इंजन लगाए गए हैं बड़े बड़े सरकार की तरफ से। ये इंजन पानी को उधर से खींच के सड़क के उस पार भेज रहे हैं, क्योंकि लगातार महिलाएं भी हैं यहाँ पे। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, कुछ बताएंगे आप? यहाँ पे समस्या ये है कि आप सबके घर में पानी घुस गया है, लोग बहुत काफी परेशान है। जब ये थोड़ा बह रहा था, जब मैं भी चेक करने आई थी, मैं विश्वास नहीं करती किसी पे यहाँ पे, जब ये थोड़ा बह रहा था, अभी रात में ये अचानक ही हो गया। लोग घर से निकल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मेरे पास फोन गया था, तो मैं आई थी, भाई ने देखा घर से बहुत लोग फंसे हुए थे। हजारों घरों का ये जो कॉलोनी है वो इस समय पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पानी में डूब के लोग आ रहे हैं और अपने जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। उनके अनाज भीग चुके हैं, उनके कपड़े, उनके बर्तन, उनके इलेक्ट्रिक सामान सब पानी में बर्बाद हो चुके हैं। अब उनको उम्मीद सरकार से है कि सरकार उसके पानी को निकाले और वहाँ जीवन स्तर को सामान्य करे, जिससे कि वो फिर सामान्य जिंदगी में लौट सके। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।